वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। और अभी तक का जो जर्नी रहा, पूरा जो ट्रेडिशनल टेलीकॉम नेटवर्क जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं, और वो धीरे धीरे वो पूरा माइग्रेशन हुआ है नया वर्ल्ड पे। उस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा नया नेटवर्क है उस पे कैसे हम लोग माइग्रेट हुए, और थोड़ा सा उसके पहले हम आगे बढ़े। एक छोटी सी जर्नी है, वो मैं पीपीटी के माध्यम से पूरा करना चाहूंगा। ठीक है। ये जो हमने कल डिस्कस किया था कि इंटरनेट जो है, पहली बार जब इंटरनेट हम लोगों ने देना शुरू किया, तो उसके लिए कैसे फील्ड में हम लोग को ट्रेन किया गया। एलआईसी ऑफिस से शुरू किया था हम लोगों ने कि कैसे घरों में या ऑफिसों में लोग अपने कंप्यूटर को इंटरनेट की दुनिया से जोड़ पाएंगे। ठीक है। तो वो जो था, सिंपल लैंडलाइन से शुरू किया था। लेकिन बाद में उस टाइम जिस समय हम लोगों ने इसका डेवलपमेंट शुरू किया, 2-3 साल के अंदर ही मोबाइल फोन का भी बहुत तेजी से डेडिकेशन शुरू हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। ठीक है। तो हमारे पास केवल मोबाइल फोन क्या है, लैंडलाइन फोन क्या है, वो तो आप समझ गए। केवल लोकल लेवल पे कनेक्ट करने के लिए था। तो लैंडलाइन पे बहुत सारे वायर यूज हो रहे थे, तो उस वायर को हटाने के लिए हम लोगों ने टावर का इस्तेमाल किया। ठीक है। तो इंटरनेट में भी कुछ नहीं है, सिंपल आपका लैंडलाइन से ये पूरा का पूरा वायर ही मिलेगा, कहीं भी वायरलेस नहीं मिलेगा। एक तरह का पूरी कोशिश रहेगी। और एक टेक्नोलॉजी आई थी, सीडीएमए टेक्नोलॉजी, उस टाइम पे सीडीएमए टेक्नोलॉजी लैंडलाइन का पहला रिप्लेसमेंट वायरलेस कम्युनिकेशन था। अगेन आई रिपीट, सीडीएमए टेक्नोलॉजी जो यूज किया गया, लैंडलाइन का रिप्लेसमेंट था ये। और इस रिप्लेसमेंट में एक 2G स्कैम भी आपने सुना होगा नाम, कभी न कभी, कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ। और उस टाइम पे बहुत सारे लोग, जब घोटाला का उजागर हुआ तो जेल में गया। तो अगर इसमें थोड़ा सा हिंट दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा हुआ क्या था। लैंडलाइन और इस सीडीएमए टेक्नोलॉजी को प्राइवेट कंपनी में, रिलायंस, धीरू भाई की रिलायंस की जो पुरानी वाली, जो अनिल अंबानी वाली जो कंपनी थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक स्लोगन के साथ मार्केट में आया था। ठीक है। इसमें और मोबाइल के फोन में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या होता था, आपका जो फोन होता था बिल्कुल छोटा हैंडसेट होता था, उसमें कोई सिम नहीं होता था। लेकिन और इसका जो नंबर होता था बिल्कुल लैंडलाइन की तरह ही होता था। अगर हम लैंडलाइन की बात करें, अगर लैंडलाइन में ये मान लेते कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, राम राज्य बोलते हैं ना, राम राज्य की तरह। ठीक है। तो उस कंडीशन में कोई भी लैंडलाइन फोन होता था, तो उसका जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन था, ये भी हम डिस्कस करेंगे। एक तो 9-1, उसके बाद एसटीडी कोड, कंट्री कोड होता था, फिर एसटीडी कोड होता था, फिर उसके बाद एक नंबर, ये मान लीजिए लैंडलाइन नंबर होता था, वन, जो पड़ता 16। ठीक है, एक लैंडलाइन नंबर है। तो ये पहले नंबर होता था। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा आइडिया तो है ही कि ये कंट्री कोड होता है और एसटीडी कोड पहले चलता था। और यहाँ पे जो कोड होता है आज भी है, आज की डेट में भी आपको दिखेगा। दिल्ली का 2 अक्षरों का होता है, 2011। आपका लखनऊ का 532 है, बनारस का 542 है, ऐसे ही गाजियाबाद का 120 है। ये कंट्री है, ये जो स्टेट है, उनके कोड बने हुए हैं, एसटीडी कोड। ठीक है। तो जो ये जो सीडीएमए टेक्नोलॉजी था, उसके भी नंबर ऐसे ही होते थे, लैंडलाइन वाले। ठीक है ना। लेकिन वो क्या होता था, वो भी एक टावर के माध्यम से बनाया गया था। हम लोगों ने इसको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है। कि मोबाइल ये जो लैंडलाइन, ये इसको वॉकी टॉकी बोलते थे, फिक्स भी बोलते थे। और ये टावर से जुड़ा होता था। और टावर भी बिल्कुल आगे, वो जो कनेक्शन हमने कल बताया वो तो है ही आपका। और तीसरी जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं जीएसएम टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन। ठीक है। ये आज की डेट में आपके सामने है ही, हम लोग यूज कर ही रहे हैं। अब जीएसएम की जगह 4G, 5G, और कमिंग टाइम में हमारा जो नेटवर्क अपग्रेड होके सैटेलाइट में जाएगा, ये चीज हमारे आगे है ही। तो इसमें भी सिंपल टावर लगा और कनेक्ट हो गया। लेकिन ये वाला जो फोन था, मोबाइल फोन वाला, ये 10 डिजिट का होता है। जैसे आजकल नंबर है 94111897, लाइक 10 10। ठीक है। लेकिन ये फोन लैंडलाइन। तो इसमें जो गड़बड़ी हुई थी, अब लगे हाथ अभी बता देता हूँ गड़बड़ी क्या हुई थी। अब आपने, ये ऑलरेडी डिफाइंड है लैंडलाइन, और लैंडलाइन की जगह पे हम इस टेक्नोलॉजी को लाए, सीडीएमए टेक्नोलॉजी को। सीडीएमए टेक्नोलॉजी में नंबर हमने वही दिया। और रिलायंस को देने के बाद उस समय लूप होल रहा होगा, पॉलिसी में कोई ना कोई कमी रही होगी।
जिसका मिसयूज किया गया। रिलायंस ने क्या किया, इस नंबर पे रोमिंग दे दी। रोमिंग का मतलब कि अगर कोई बंदा 120 आप मिलाओगे तुरंत आपके दिमाग में हो जाएगा बंदा ये कहाँ है, गाजियाबाद में है। ठीक है, 011 दिल्ली में है। लेकिन वो चूंकि लैंडलाइन ना होके वायरलेस हो गया था, तो उसने इसमें रोमिंग दे दी। बहुत सुंदर सुंदर हैंड देते उसमें, हैंड बड़ा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हैंडसेट भी खूब बांटे उसने। तो लोगों ने खूब लिए भी, तो वो पहला कंपनी थी उस टाइम पे जो हैंडसेट के साथ पब्लिक डोमेन में बाटा खूब। तो ये बनारस चला गया, या फिर साउथ में चेन्नई चला गया। गाजियाबाद का कस्टमर है चेन्नई, आप मिला रहे हो, आपके दिमाग में आ रहा है बंदा तो गाजियाबाद में होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ है, वहां चला गया। जब ये बात निकल के आई तो पता चला स्पेक्ट्रम में बहुत बड़ा गड़बड़ी की गई, और रोमिंग की प्रोविजन नहीं होने के बावजूद भी कर दी गई। तो 2G स्कैम है अपने आप में, एक छोटा सा पार्ट हमने बताया जो बहुत बड़ा स्कैम के रूप में हुआ। अब चूंकि कस्टमर को तो दे दिया, अब कस्टमर से तो नहीं कहते लाओ भाई फोन लाओ मोबाइल लाओ नंबर छीनो, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर क्या किया गया, इसी टेक्नोलॉजी को बीएसएनएल ने 3G WCDM में नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये भी मोबाइल फोन भी आया था साथ में, लेकिन हमने क्या किया कि जब ये इशू आ गया तो बीएसएनएल ने 3G में इसको पूरा का पूरा जो भी ये वाला नंबर था कन्वर्ट करके, WCDM में टेक्नोलॉजी का नाम है जिसे हम लोग 3G कहते हैं, उसके अंदर पूरा का पूरा ये लाइन लाइन का जो ये जो डब्ल्यूएल फोन था वो खत्म करके कन्वर्ट कर दिया गया। अब कहीं भी वॉकी टॉकी वाला फोन आपको नहीं मिलेगा। दैट इज तो एक कन्वर्जन था, ये थोड़ा सा जानकारी के लिए मैंने आपके सामने रखा। अब इसके बाद अब शुरू होता है सैम पेट्रोडा। क्या आप लोग सैम पेट्रोडा जी का नाम जानते हैं? विजय सर, आर यू नो सैम पेट्रोडा का नाम जानते हैं? मंजू मैम, नो नाम सुना सर। नहीं सर। है? नाम भी नहीं सुना है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना है। हम्म, अनुज सर, आपने भी नाम नहीं सुना? सर कोई इंजीनियर है शायद, नाम सुना है। कुछ नाम इन्हें सुना है, पद्म विभूषण दिया गया था शायद। आई बिल्कुल थिंक सर। न्यूज में। अब देखिए जो आदमी जब जिंदा होता है ना, ये बहुत बड़ा कहता ना अगली ट्रूथ है ये बहुत बड़ा मतलब दिल दुखाने वाला सच्चाई है। जब आदमी जिंदा रहता है तो उसकी पूछ नहीं होती है। ठीक है, सैम पेट्रोडा को फादर ऑफ टेलीकॉम, फादर ऑफ कंप्यूटिंग नेटवर्किंग ऑफ इंडिया का वो भी मिला हुआ है, क्योंकि जिंदा है। तो जैसे मंजू मैम ने कहा मुझे पता ही नहीं, विजय सर ने अभी कोई आंसर ही नहीं दिया। ठीक है ना, तो इसलिए अब मैं इनकी थोड़ी सी, अब चूंकि बात आई गई है क्योंकि आप लोग एडुकेशन से जुड़े हैं तो पूरी चीजें पता भी होनी चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, पहले तो इनकी फोटो दिखाता हूँ। और ये जिंदा है, ये जीवित है, इस वजह से अभी इतना प्रचलित नहीं है ये। मैं यहाँ पर सैम पिट्रोडा, यस, ये दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं इनकी पूरी बात बताता हूँ। ये है सैम पेट्रोडा, और आजकल एक कांग्रेस में है। ठीक है ना, आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम श्याम प्रकाश था, ये उड़ीसा में बॉर्न हुए थे। यह पूरी इनकी फोटो है, और इनकी फोटो आप सभी के साथ पाएंगे। मोदी साहब के भी पाएंगे, इंदिरा गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ, जितने प्रधानमंत्री हुए हैं देश में सभी के साथ पाएंगे। ये इतने पॉपुलर रहे हैं और अभी भी हैं ये। ठीक है ना, और इंडियन फादर ऑफ टेलीकॉम के नाम से बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा हु इज द फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया, सैम पेट्रोडा। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम इंडिया, ये मिस्टर सैम पेट्रोडा। ठीक है, बट वो जिंदा है इस वजह से ज्यादा उनको अभी वो नहीं है, लेकिन ये है कि यही जब डेफिनेटली नो डाउट वो अपने आप में बहुत पावरफुल है, उतने ही लोकप्रिय है। ये सभी जानते हैं, इसमें कोई, जिन लोग जानते हैं इस चीज को उनको मालूम है ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा आगे बढ़ने से पहले। 1980 श्याम प्रकाश इनका ओरिजिनल नाम था, ये फिर अमेरिका में अपने नए नाम से वहां पे काम करने लगे, सैम प्रकाश, सैम पिट्रोडा के नाम श्याम पिट्रोडा नाम था वहां पे। सैम पिट्रोडा वहां बोलते थे, उन्होंने नाम ही वही रख लिया उन्होंने। और वहां पे 1980 से लेके 1984 तक ये अमेरिका में इतने पॉपुलर हो गए थे कि पूरी अमेरिका में टेलीकॉम सेक्टर में इतना ज्यादा, इंदिरा गांधी जी को पता चला तो उस टाइम पे वो वहां पे उनको जब आइडिया लगा तो उनसे अपने विजिट के दौरान उनसे बोला कि आपने अमेरिका के बहुत कुछ कर दिया,
इंडिया में आइए और अपने देश के लिए भी कुछ करिए, हम आपको आमंत्रण करते हैं। ठीक है, ये उन्होंने, इंदिरा गांधी ने उनको आमंत्रित किया। और ये जनवरी 1984 की बात है। और जैसा मालूम है कि उसी साल 1984 में ही इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो गया था। तो उसके बाद जब राजीव गांधी भी तुरंत प्रधानमंत्री बने, तो ये भी बिना देर किए दिसंबर के महीने में राजीव गांधी से मिलने आ गए। और उसके बाद राजीव गांधी ने इन्हें टेलीकॉम टेक्निकल एडवाइजर, इंडिया में एक नई पोस्ट बनाई और इनको अपॉइंटमेंट कर दिया कि आप इंडिया के अंदर। इन्होंने कहा मैं कोई पैसे नहीं लूंगा और मैं काम करता रहूंगा देश के लिए जो भी है। और हमारी जो मैडम है इंदिरा गांधी जी, उनके रिस्पेक्ट में देश के लिए मैं अपनी तरफ से जो भी कर सकता हूँ करूंगा, ये उनकी अपनी भावना थी। और उन्होंने बैकग्राउंड में काम करते रहे। कितने प्रधानमंत्री आए 1984 के बाद से, कितने प्रधानमंत्री आए, सभी के टेलीकॉम टेक्निकल एडवाइजर यही रहे। मोदी साहब तक के एडवाइजर रहे 2000 कोरोना काल से पहले तक, जब वो रिटायरमेंट नहीं हो गया उनका। रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने बहुत काम किया इन्होंने। और तनख्वाह नहीं लेते थे, 1 रुपए के नाम ले, ये इनकी बचपन थे। इस दौरान इन्होंने, और इंडिया के अंदर जो भी टेलीकॉम का डेवलपमेंट है, जो भी कुछ है, कंप्यूटर का, टेलीकॉम का, आईटी का, उन सब के पीछे इनका ही एडवाइस है, इनका ही रोल है, इन्हीं का मार्गदर्शन है। ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड में मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है, आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो सारी चीजें मिलेंगी आपको, क्योंकि अभी जीवित है। और क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल दामन थाम लिया है, तो वो थोड़ा सा उस मैनर में चल रहे हैं। अदरवाइज सच्चाई यही है, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वरना प्रधानमंत्री कितने आते हैं चले जाते हैं, सब बदल देते हैं, लेकिन ये कभी भी इनकी पोजीशन नहीं बदली। ठीक है। तो इन्होंने सन 2003 में एक सलाह दिया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे 2003, ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में रेगुलर हमारे प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सर, अगर आप चाहते हो, जब ये वो लॉन्च किया गया कि ये आपका ब्रॉडबैंड पहली बार, जो कंप्यूटर वाला, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिन्होंने ऑनलाइन सिस्टम चालू कराया था, उसके बाद उसकी जो रिपोर्ट आई, तो उसके बाद सैम पेट्रोटा जी ने एडवाइस किया कि सर, आप ये चाहते हो कि इंडिया के अंदर हर एक आदमी के हाथ में फोन हो, मोबाइल फोन हो, लोग एक दूसरे से जुड़ जाएं, तो आपको पुराने टेलीफोन लाइन को बदलना होगा और नए कम्युनिकेशन व्यवस्था लानी पड़ेगी। तभी जा तभी जाकर आप, जो आप सोच रहे हैं कि सभी घरों में ब्रॉडबैंड दे सकते हैं, वो सब संभव होगा। तो सबसे पहले उन्होंने ब्रॉडबैंड की टेस्टिंग कराई। पुराने ही लाइन पर आम पब्लिक को इंटरनेट देने की व्यवस्था शुरू की गई। और जो पहला ब्रॉडबैंड जो दिया था, वो बीएसएनएल ने दिया था। ठीक है। और उसमें सेम चीज हमने डेवलप किया। तो पहले मैं लैंडलाइन में बताऊंगा। जो ये इंटरनेट तो डायलअप उन्होंने शुरू कराया, उसके बाद आईएसडीएन, जो कि आसानी से एक आम पब्लिक नहीं ले सकता था, आईएसडीएन लाइन पे हम लोग इंटरनेट कराते थे। इसमें मैं लिख भी देता हूँ। सिंपल लैंडलाइन था, लैंडलाइन पे ही हमने इंटरनेट दिया। यानी जो सिंपल वायर था जिसकी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अगर हम उसको इंटरनेट देंगे, तो इस पे इंटरनेट सिम ओनली 64 kbps का इंटरनेट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर मैं अपने साउंड को डायल अप लाइन, का मतलब है टेलीफोन के लाइन पे ही हम इंटरनेट देने की कोशिश किया, हम लोग करते थे शुरुआत में, तो 64 kbps का इंटरनेट स्पीड मिलेगा, जो आइडियली वो प्रैक्टिकली वो 56 kbps का स्पीड मिलता था। ये पहला। लेकिन उस समय केवल इंटरनेट का स्पीड नाम मात्र का था, बहुत सारे लोग यूज नहीं करते थे। ठीक है। तो बाद में लगा कि भाई थोड़ा सा इंटरनेट बढ़ाया जाए। लोगों ने अ, हम लोग जैसे, जब हम लोग पढ़ाई करने लगे, तो हमारी पढ़ाई के इंजीनियरिंग के लास्ट दौर में याहू चैट, रेडी बोल, ये नई नई चीजें शुरू हुई थी, जगह साइबर कैफ। तो आईएसडीएन लाइन शुरू की गई, यानी कि दो टेलीफोन लाइन, ठीक है ना, जिसे दो चैनल का बोलते हैं। ठीक है, यानी दो टेलीफोन लाइन को मिला के, या फिर आपको 30 टेलीफोन लाइन को, यानी एक पूरा जो कल 30 का ग्रुप बना रहे थे, उन सबको एक ही इंटरनेट चलाने के लिए। और एक टेलीफोन लाइन कितने की थी? 64 kbps का। दो में था, तो इसको हमने किया तो 144 के आसपास स्पीड बन के आई। और अगर हमने 30 चैनल का किया, तो ये आपकी स्पीड 2.048 MBPS तक बढ़ गया, 2000 के, ठीक है ना, तो आपकी स्पीड बढ़ गई। ठीक है, लेकिन ये भी नाकाफी था। तो यहां तक तो हम लोगों ने पुराने लैंडलाइन पे दिए।
फिर उसके बाद सैम पेट्रोजा जी ने कहा कि सर हमें इंटरनेट की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि हम एक दूसरे को वीडियो भी भेज सकें, अपने साउंड को भी। यहाँ तक हम लोग वीडियो साउंड नहीं भेज पाते थे, सिंपल भेजा, बहुत देर तक वीडियो डाउनलोड बहुत मतलब आसानी से नहीं हो सकता था। तो उन्होंने कहा आप लाइव अगर कराना चाहते हो कि हम एक दूसरे को देख के बात कर सकें, वीडियो भेज सकें आसानी से, तो उसके लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए उन्होंने टेस्टिंग शुरू किया और बीएसएनएल के लैंडलाइन पे ही उन्होंने सबसे पहले टेस्टिंग किया, जिसे बीएसएनएल ब्रॉडबैंड भी कहते हैं। ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी का नाम डीएसएल था, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और इसमें जो इंटरनेट की स्पीड थी, आराम से इसमें 2 Mbps से शुरू हमने किया था मिनिमम, कम से कम, ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और इसमें हम लोग 24 Mbps तक इंटरनेट दे पा रहे थे सिंपल लैंडलाइन पर। जब ये सफलता मिल गई, और हमने बांटा भी, शुरुआत में हमने लैंडलाइन पे ही दिया था जब पहला ब्रॉडबैंड आया था। ठीक है। जब हमने इंटरनेट दिया तो सैम पटेल ने कहा कि सर अब यही स्पीड को हर एक आदमी के घर में पहुंचाया जा सकता है, दिया जा सकता है, तो आपको नए नेटवर्क और नए डिवाइस पे, क्योंकि हमारा पुराना जो टेलीफोन, हम इसमें क्या हो रहा है, हम नंबर डायल कर रहे हैं, फिर हम बात का इंटरनेट करा रहे हैं। ठीक है। तो उसमें डबल खर्चा हो रहा है, कॉस्टली पड़ रहा था। और सस्ता में बिना रुके इंटरनेट लेना, तो नई टेक्नोलॉजी आपको लानी पड़ेगी। ठीक है। तो फिर उन्होंने डीएसएल पे ही एक नई नेटवर्क का अरेंजमेंट किया और हमने यूज किया नए डिवाइसों का। अब मैं पूछना चाहूंगा सर, आप लोगों ने राउटर का तो नाम सुना ही होगा और बहुत लैब में भी दिखाते होंगे, तो हम्म। आप लोगों ने राउटर कहाँ देखा है, पहले बताइए। क्या सर, अनु सर, आपने राउटर का नाम सुना? आप इलेक्ट्रिकल के हैं। जी सर। और देखा कहाँ है सर? तो अपने कॉलेज में देखा है, हमारे पास जियो का ILL लगा है। आईएलएल लगाया है तो जी आपने देखा है। ठीक है। जी। और मंजू मैम? हाँ देखा है सर, कंप्यूटर लैब में होता है ये। कंप्यूटर लैब में भी होता है। और विजय सर, और भी इसके अलावा भी और कुछ? सर हमने जो है FTTS लिया हुआ है BSNL का। घर में तो देखा आपने? हाँ, नहीं सर, कॉलेज में है FTTH का हाँ, BSNL का, तो उसमें राउटर है। अच्छा, बिल्कुल हाँ। ठीक है। चलिए सर, आप लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और अच्छी बात है, आपने देखा है। लेकिन नॉर्मली मैं जब पूछता हूँ ना, तो कई बार मुझे हैरानी होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे घर में लगा हुआ है। तो आप सर, जो लोग ये कहते हैं मेरे घर में लगा हुआ, क्या आप उनके बात से सहमत हैं, अनुज सर? हाँ, घर में सर, जैसे मेरे भाई जहाँ पे मैं इस समय हूँ वहाँ पे भी लगा है। घर में लगा हुआ है। ठीक है। जी जी। विजय सर, आप, और चलो अनुज सर ने कहा, एक तरह से मैं मान लेता हूँ आप कह रहे हो कि आप सहमत हो। अनुज सर, सॉरी, विजय सर और मंजू सर, मैम, सर एक्चुअली अब आप। OFC आ गया है घर तक, कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो उसका जो कनेक्शन देते हैं ये लोग, तो इसको एक हाँ हाँ। डिवाइस से कनेक्ट करते हैं राउटर से, सो दैट वाईफाई एक्सेस मिल पाए। नहीं, घर में जो डिवाइस लगता है, क्या उसे आप राउटर मानते हैं? मेरा ही कहना है। वो सर राउटर तो नहीं है, वो आपका एक उसको क्या, कौन सा डिवाइस कहते हैं, वाईमैक्स डिवाइस ओटीएन लगता है। है ठीक है, ओटीएन है, वनटी है, उसे मान लिया, ठीक है, इट्स ओके। ठीक है। घर में बेसिकली क्या होता है, मैं एक थोड़ा सा, मैं इसलिए चलो, आप लोगों को सर बहुत अच्छा आइडिया है कि मतलब कम से कम आपने ये बात तो माना कि लेकिन बहुत सारे कहते थे घर में राउटर मैडम। देखो, इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग उस नाम को फेमस कर देते हैं जो हमें अच्छा लगता है। अ, मैं अभी, मान लीजिए आपका क्लासरूम होगा ना, आप पूछना अपने बच्चों से ही पूछना आप कि राउटर देखा ज्यादा बच्चे के घर में लगा है सर। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो राउटर, जो रियल राउटर, जब हम सन 2006 में हम लोगों ने पहली बार यूज किया फील्ड में, उसकी मिनिमम स्टार्टिंग कॉस्ट थी 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपए का राउटर था पहला। और 2 करोड़ तक का हमने राउटर लगाया। तो मैं बच्चों से ही पूछता हूँ कि ये बताओ कि अगर 5 लाख का राउटर मैंने लगाया, तो तुम्हारे घर का तो राउटर 5 लाख का तो नहीं हो सकता ना। तो घर पे क्या चीज लगी हुई है? तो फिर मैं उनको समझाता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, राउटर का दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। यूनी सुपर कंप्यूटर के सारे फीचर में राउटर में होता है। एक नॉर्मल कंप्यूटर जैसा होता है वैसे ही राउटर भी एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन वो मिनी सुपर कंप्यूटर की तरह पावरफुल होता है। अगर आपके पास प्रॉपर राउटर है 5 लाख वाला जो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें कीबोर्ड मॉनिटर लगा दो,
आपका कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, जितना सुपर फास्ट आप नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप पे करो उससे कई गुना हाई स्पीड इंटरनेट से या कई गुना स्पीड से आप उस बड़े कंप्यूटर राउटर पे काम कर सकते हो। बहुत सिंपल समझाने के लिए, राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि अपने आप में, यानी जो राउटर होते हैं उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, उसके अंदर सारे विंडोज भी होंगे, जो भी हम एक नॉर्मल कंप्यूटर में सारे यूज करते हैं उसमें डाल सकते हो। ठीक है ना। तो अब हमारे प्रॉब्लम क्या है कि फिर कंफ्यूजन कहाँ शुरू होता है। तो घर में बेसिकली मॉडेम लगे होते हैं, घर में बेसिकली ओएनटी लगे होते हैं, वो उसको नॉर्मली राउटर मॉडेम, राउटर स्विच, राउटर वाईफाई होता है। आजकल का जो मॉडेम है, पहले जब ब्रॉडबैंड शुरुआत में हुआ था तो आपको याद होगा, अगर कभी थोड़ा सा अगर कभी आपने इनिशियली ब्रॉडबैंड लिया होगा तो या जानते होंगे, तो उनका जो मॉडेम था, बीएसएनएल वाले या जो भी कंपनी से ले रहे वही खुद ही सेटअप करते थे एक्सचेंज में। हम्म। ठीक है, क्योंकि वो राउटर मॉडेम नहीं था, मॉडेम था लेकिन राउटर मॉडेम था, उसमें पूरा सेटअप करके दिया जाता था। प्रॉब्लम हो जाती थी तो लाइनमैन या जो भी एक्सपर्ट टेक्नीशियन होते थे घर में आके उसको ठीक करते थे। ठीक है, आज हमारे पास राउटर मॉडेम है। ठीक है, राउटर की कुछ क्वालिटी उस मॉडेम के अंदर डाल दी गई है, राउटर की कुछ क्वालिटी उसके अंदर डाल दी गई है, कुछ क्या क्या क्वालिटी होगी हम आगे ट्रेनिंग के दौरान समझेंगे। ठीक है, तो उस क्वालिटी से वो राउटर मॉडेम हो गया। और हमारी आदत है, एक्चुअल में था मॉडेम, लेकिन मॉडेम को हमने उड़ा दिया, राउटर मॉडेम राउटर वाईफाई, तो मॉडेम शब्द गायब, वाईफाई गायब, कोई राउटर रह गया। तो घर में या दुकान वाले भी ऐसे ही बेचते हैं, जी ये राउटर वाला मॉडेम आया, राउटर ले लीजिए, लगा दीजिए, राउटर लगा दे। तो राउटर इज नथिंग, राउटर इज जस्ट लाइक, इसको दूसरे भाषा में समझाता हूँ, टाइगर बिस्किट। टाइगर बिस्किट में हम लोग बिस्किट खा रहे हैं, टाइगर इज द ब्रांड नेम, जबकि टाइगर कुछ और होता है। तो घर में भी जो चीज लगा है वो राउटर मॉडेम है, मॉडेम है, राउटर जैसा ब्रांड नेम उसमें डाल दिया गया है। ठीक है। और राउटर को फिर, और जब सैम पेट्रोला जी ने कहा पूरे इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क बांटना है, तो उन्होंने अलग से नेटवर्क बिछाया जब हमारा डीएसएल सफल हो गया। और वो नया नेटवर्क है जिसमें राउटर्स के प्रयोग किए गए, और राउटर 3 लेयर पर प्रयोग किए गए, अभी मैं डायग्राम के माध्यम से दिखाऊंगा। और जब राउटर आ गया तो उसके बाद हमारे इंटरनेट में और तेजी से बढ़ोतरी शुरू हुई। एक बढ़ोतरी हुई, उसके बाद हम लोग ने केबल, घर में केबल टीवी आपका ऑलरेडी लगा हुआ है, घर में ही आपका केबल टीवी है, उसी को हम लोगों ने एक काम करते हैं, ये तो घर का जो केबल टीवी है आपका ये। ठीक है, वो क्योंकि हर जगह टेलीफोन लाइन दे नहीं सकते थे, तो हमने केबल टीवी पे ही वही जो हमने पुराना इंटरनेट लाइन थी उसको भी हमने इंटरनेट देने की यूज किया। ये ज्यादातर यूज हुआ आसाम उसाम में, वहां पे लैंडलाइन नहीं था लेकिन लोगों के घरों में केबल टीवी गया हुआ था, तो केबल वाली लाइन पे ही हम लोगों ने इसका इस्तेमाल कर दिया। और आज हम जहाँ यूज कर रहे हैं आपके घरों में, एफटीटीएच, फाइबर टू द होम। ठीक है, तो ये तभी संभव हुआ जब डीएसएल टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद सैम पेट्रोला जी ने नए लाइन पे राउटर बिछाए, और राउटर का जो नया स्ट्रक्चर अभी हम आपको दिखाएंगे। और फिर अब सैम पेट्रोला ने जाते जाते कह दिया कि आप इंडिया के अंदर बिजली का अरेंजमेंट प्रॉपर करो, तो आप पावर लाइन कम्युनिकेशन पे भी बहुत कम पैसे में, लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल एक डिवाइस लगानी है, और उस पे भी आप, जैसे घर में बिजली का प्लग है उसके अंदर पंखा ट्यूबलाइट जो भी लगाना चाहो लगा दो, उसके अंदर प्लग लगाओ, और आप मॉडेम या वाईफाई जो भी लगाओ, उसमें ऑटोमेटिकली इंटरनेट का सिग्नल और सारी चीजें आएंगे, वो काम करने लगेगा। तो ये डेवलपमेंट हुआ है नॉर्मल इंटरनेट से लेके आपका पूरा आज की डेट में पीएलसी तक हम पहुंच गए, यहाँ पे हम ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये रहा लैंडलाइन पे। लेकिन अब समय के साथ साथ दूसरा कि मोबाइल लोगों ने यूज करना शुरू किया, ये तो फिक्स है, ये बाई डिफॉल्ट अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ फिक्स है। लेकिन अभी क्या है कि लोग मोबाइल पे भी इंटरनेट कर रहे हैं। ठीक है, वायरलेस जहां भी जाओ मेरे मोबाइल पे भी होना चाहिए। तो फिर उसके लिए उस पे भी जो जैसा डेवलपमेंट इधर हो रहा था सेम डेवलपमेंट हमारा मोबाइल में भी किया गया। ठीक है, तो मोबाइल में भी पहले सिंपल मोबाइल फोन था, तो याद होगा कि फिर हम उसमें जीपीआरएस सर्विस दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक कार्ड डोंगल टाइप का लिया है मोबाइल में, कि लगाओ, केवल इंटरनेट के लिए लगाते थे, लैपटॉप में काम करने लगे। जब वो भी काम करने लगा तो सैम पोट्रोजी ने कहा कि भाई कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालो, यहीं से नंबर डायल करा लो, तो उसको ईवीडीवी कहा गया। ठीक है, उसके बाद बीएसएनएल ने, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बीएसएनएल ने अपनी 4G सर्विस सन 2011 में ऑलरेडी लेके आया हुआ था वाई मैक्स के समान, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी थी कि उन्होंने कहा गांव में लगाएंगे, और मैंने पहला वाई मैक्स गाँव में लगाया था।
बागपत जिले के अंदर, और उसी समय उद्घाटन हुआ था, और सेम टाइम उद्घाटन किया गया था आसाम में, दोनों जगह। अनफॉर्चुनेटली गांव में उस समय 2011 में कोई इंटरनेट लेने में इंटरेस्टेड नहीं था, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट बीएसएनएल का जो 4G सेवा जो आज आप यूज कर रहे हो, अगर ये सही तरीके से शहर के अंदर लगा दी गई होती, तो संभवतः आज हम एक लेवल ऊपर 6G में चल रहे होते। लेकिन ये समय की बात है, डिसीजन प्रॉपरली उस समय मेच्योर नहीं हुआ, गलत डिसीजन हुआ, गांव में इंटरनेट देने की जो शुरुआती कोशिश थी वो गलत साबित हुई। ठीक है, तो ये फिर फेल हो गया, दैट इज क्लोज हो गया, इसका मैटर ही क्लोज हो गया। लेकिन मोबाइल में जरूर डेवलप हुआ, पहले 2G मोबाइल, उसके बाद हम लोगों ने 2.5G, उसी में ही पुराने लाइन में कल भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपने एक बार लाइन बिछा दिया तो उसको एकदम से उखाड़ के नहीं फेंक सकते। तो बीएसएनएल अगर 2G दिया या रिलायंस ने दिया किसी ने, तो उसमें उसी में जुगाड़ करके इंटरनेट दिया। बीएसएनएल ने फिर 3 पौने 3G उसी में और थोड़ा सा अपडेट करा सॉफ्टवेयर, 3.5G, और फाइनली सन 2006 में नेटवर्क 3G लगाया, और 2G का जो घोटाला हुआ था उसको छिपाया गया या उसको खत्म किया गया। ठीक है, लेकिन बीएसएनएल के बाद, उसके बाद बीएसएनएल को 4G लगाने के लाइसेंस नहीं दिया गया 2006 के बाद, और आज ये समय हो गया अब जाके लाइसेंस मिला, वो भी मेक इन इंडिया के तहत। तो लेकिन बीएसएनएल इसी पुराने लाइन पर भी जुगाड़ करते हुए 3.5G और 3.95, ये ऑलरेडी हमारे पास 3G में था, अब हम ये नया LTE जो है 3.95G हमने अभी आज की डेट में अपडेट किए हम लोगों ने, और कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसे हम लोग 4G के नाम से हम भी दे रहे हैं। लेकिन हम जो अब एक्चुअल में जो लगा रहे हैं वो LTE एडवांस या वाईमैक्स या 4G लगा रहे हैं डायरेक्ट, हम ये यूज नहीं, ये जो 3.95G है ये रिलायंस वालों ने यूज किया, हम लोगों ने वाईमैक्स जो हमारा था उसी का एडवांस वर्जन लगा रहे हैं, दिस इज द 4G। और ये 4.6 के आसपास स्पीड इसकी मिलेगी, बहुत अच्छी स्पीड है इसकी। ठीक है, और 5G NGR ये भी बीएसएनएल की टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है, कुछ लोग 5G NGR यूज कर रहे हैं, बीएसएनएल वाईमैक्स एडवांस जिसे 4G, बेसिकली ये 5G ही है, उसमें हम काम कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट है। ठीक है, 6G में हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन आएगा। तो ये हमारा अभी तक का ट्रेडिशनल नेटवर्क से लेकर अब तक का जो मूवमेंट था वो मैंने आपके सामने रखा। अब हम बात करेंगे डाटा नेटवर्क, तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब जो हमारी लाइन है, तो पहले आप सिंपल सोचो, पुरानी जो टेलीफोन की लाइन है, फाइबर पूरा एक शहर से शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य में बिछा हुआ, वो तो नहीं बदला, और कब से लगा, 1986 से लगा हुआ है। जो बदलाव होने थे लोकल होने थे। तो मैंने यहाँ पे पहले चीज हमने ये लिखा है कि भाई अगर पुरानी नेटवर्क है, उसी पे अगर हमारा जो मेन उद्देश्य होता था कि हम लोगों को बात कराएं, SMS भेजें और भेजें। जो नया नेटवर्क है, आज का जो नेटवर्क है, अभी हम लोग बात भी कर रहे हैं, मैं अपना फोटो वीडियो सब भेज रहा हूँ, जैसे नया नेटवर्क। लेकिन अगर कंपेयर करें, जो टेलीफोन लाइन है उसका नया नाम रख दिया गया है डाटा लाइन। ठीक है ना, टेलीफोन लाइन का ही नाम डेटा नेटवर्क है, ये कोई अलग से लाइन नहीं बिछाई गई है, इसमें डिवाइसों का अपडेट किया गया। फाइबर वही है जो पहले था। ठीक है, और पुराने वाली लाइन पे जो हमने इंटरनेट देने की कोशिश किया था, जो हमने ब्रॉडबैंड के हमने डिस्कस किया, जब सैम पेट्रोला जी ने कहा कि नया नेटवर्क लगा, उसके पहले वाला उस लाइन पे जो इंटरनेट दिया उसको हम लोगों ने NIB 1 कहे, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। और फिर NIB 2 आया। अभी जितना हम लोग का इंटरनेट चल रहा है, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2 पे चल रहा है अभी। ठीक है, पहले टेलीफोन नंबर होते थे, अब IP एड्रेस होता है, क्योंकि डिवाइस से कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, पहले केवल टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट आते थे, अब हमारे पास IoT है, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, राउटर, सब IoT, घर का पंखा, ट्यूबलाइट, सब नए डिवाइस में आ गया। लास्ट का 2 पार्ट है, हम अलग डिस्कस करेंगे, अभी मैं नेटवर्क दिखाना चाहूंगा। देखिए, राउटर जो थे वो 3 तरह के राउटर यूज किए गए, और सबसे पहले बीएसएनएल ने सिस्को कंपनी को परमिशन करी, और सिस्को के बारे में आप जानते ही होंगे, LTTC गाजियाबाद इज ऑथोराइज टू द सिस्को कंपनी, और सिस्को को ट्रेनिंग देने के लिए परमिट किया है। अगर आप यहाँ से नेट एकेडमी की कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो हम लोग बहुत कम पैसे में देते हैं, हमारी ही ट्रेनिंग को वो लोग परमिटेड किया, तब उन्होंने अपना पूरा एकेडमी यहाँ पे चलाते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे है, वो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर सिस्को कंपनी को लाने वाला बीएसएनएल है, और LTTC गाजियाबाद में ही सारी ट्रेनिंग और सारी चीजें डेवलप की गई है। उनके जितने भी मॉड्यूल हैं इनिशियली वाले, सब हमारे द्वारा किया गया है। ठीक है, वो मैं आपको आपके उसमें ट्रेनिंग में कवर किया है, उसको मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट होगा हमारी तरफ से। कोर राउटर प्रोवाइडर नाम दिया, ऑल राउटर आर द सेम,
जैसे स्कूटर है या स्कूटी है, 80 सीसी का होता है, 100 सीसी का होता है, 150, 200। तो आप समझ गए कि जितना सीसी का उतना हल्का होगा, जितना सीसी बढ़ाएंगे उतना वो बढ़ते जाएगा। तो इसकी स्पीड अच्छी होगी, मेंटेनेंस पिकअप ज्यादा अच्छा होगा। तो सेम दीज आर ऑल द राउटर। कोर राउटर 2 करोड़ रुपए के आसपास का था। प्रोवाइडर एज राउटर, इसे पी राउटर भी कहा जाता है। इसको आईएसपी राउटर भी कहते हैं। जो इंटरनेट देते हैं जो भी कंपनी, वो इसका इस्तेमाल करती है। और कस्टमर एज राउटर, तो जैसे अभी आपसे मैंने पूछा कि आपने राउटर देखा, तो आपने कहा मैंने कॉलेज में देखा। तो आपके कॉलेज में जो राउटर है वो कस्टमर एज राउटर है। और आजकल कस्टमर एज राउटर आराम से 1.5 लाख से शुरू हो जाते हैं, 1 लाख से भी अब और भी कम हो गए। तो आराम से 1 लाख रुपए तक का राउटर आपको मिल जाता है। ठीक है, बट ओरिजिनल राउटर फुल कैपेसिटी का आज भी खरीदोगे तो आराम से 3 से 5 लाख से नीचे का नहीं आएगा। ठीक है। और जो राउटर, ये रियल स्ट्रक्चर है, ये बाद में डेवलप किया गया। फाइबर हमारे पड़े हुए थे। तो दिस तो सबसे पहले डिसाइड किया गया कि जो नए, अब चूंकि टेली कम्युनिकेशन इंडिया एक अच्छे उसमें आ चुका था, तो इंडिया ने अपना खूब अच्छा डेवलप किया। और उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर एक नई लाइन बिछाई, जो ये रियल स्ट्रक्चर है। इस लाइन को हम लोग कई नामों से जानते हैं। कुछ लोग NIV2 कहते हैं, कुछ लोग IPMPLS भी बोलते हैं। ठीक है ना, IPMPLS भी बोलते हैं। इसमें राउटर प्रयोग किया गया, ये बोलते हैं कोर राउटर, मेन राउटर। और कहाँ लगाया गया? इंडिया के मेन लोकेशन में लगाया गया। और इस राउटर, ये तो मैंने अभी आपको सिंपल लेयर 1 दिखा रहे हैं। अदरवाइज कोर राउटर के को भी चलाने के लिए बैकग्राउंड में बहुत सारे कोर राउटर भी, सपोर्टिंग कोर राउटर भी लगे हुए हैं, जो मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। बस आप इतना समझिए कि एक कोर राउटर है जो देश के मेन सिटीज में लगाए गए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। बाद में एक राउटर, कोर राउटर इन्हीं इनके साथ पैरेलल में लगाया गया गुवाहाटी में। ठीक है ना, दिस इज आपका, ये मोदी साहब ने लगाया। बाकी सारे चीजें अटल बिहारी सॉरी की मनमोहन सिंह जी के टाइम का है बाकी सारे। ठीक है। अब इन सभी को, ये कंप्यूटर्स हैं एक तरह से, और इन सभी को ऑप्टिकल फाइबर से फ्रेश लाइनों को द्वारा बिछाकर मेहनत किया गया और जोड़ा गया। लाइन हमारे पास पहले से पड़ी थी। एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो लाइनें बिछी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग तरीके से बिछी हुई हैं। तो उन्हीं लाइनों को हमने, कुछ नहीं करना, डिवाइस लगा हमने जोड़ दिया। तो ये सारे कंप्यूटर आपस में जोड़े गए। ये कौन सी टोपोलॉजी होगी सर? टोपोलॉजी तो आप पढ़ाते होंगे ना सर, मैश, स्टार, ब्रिज। ये कौन सी टोपोलॉजी का पार्ट होगा? मैस लग रही है सर ये। यस, दिस इज द मैश टोपोलॉजी। जो नेशनल लाइन है मैश टोपोलॉजी पे किया गया है। उसका कारण यह है कि किसी वजह से अगर, क्योंकि ये लाइन बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी वजह से ये, अगर इस लाइन में कोई फॉल्ट आ जाए, ठीक है, तो मूवमेंट इधर से हो जाए। इस लाइन में फॉल्ट, कभी भी कोई भी ट्रैफिक ये, क्योंकि नेशनल लाइन बंद हो गया तो पूरा हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, कम्युनिकेशन रुक जाएगा, हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो और इस लाइन को, ये लाइन हमेशा गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। हाँ, चूंकि इस लाइन में चूंकि लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम PPP मॉडल यूज करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूज करेंगे। बट इसकी ओनरशिप हम खुद रखेंगे, यानी नेशनल लाइन का ओनरशिप बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट के पास ही हमेशा रहेगी। और अभी ये पूरी की पूरी लाइन BSNL के पास में है। उसके बाद आता है वो लोग जो इंटरनेट आपको देते हैं। ठीक है, जहां पे भी देना हो, लाइसेंस लिया, तो वो लोग लगाएंगे आपको पी राउटर। ये वाला 2 करोड़ के आसपास था। जो पी राउटर थे वो 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में आ जाते थे। इसको कई बार हम लोग पी राउटर भी बोलते हैं, और कई बार हम लोग इसको ISP राउटर भी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर राउटर। यानी उनको परमिट किया गया और उनको कहा गया भी लाइसेंस है, वो जितना डालना हो डालो, लगाओ, उनकी मर्जी है। ठीक है, तो BSNL एक ISP राउटर है। ठीक है। अब हमारा जो ऑफिस था, जो हम टेलीफोन एक्सचेंज में आपको विजिट के दौरान दिखा रहे थे, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया है पी राउटर में। क्योंकि हमारा, पहले हम टेलीफोन से बात करते थे, उस पे इंटरनेट देते थे। अब हमारा उल्टा हो गया, हम इंटरनेट देते हैं, फिर हम टेलीफोन पे बात करते हैं। यानी VoIP हो गया, वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा पूरी संभावना है और ऐसा प्लान है कि कुछ इस तरह से यूनिक ID बना दिया जाए, और करीब अगले 2030 के बाद बाय डिफॉल्ट टेलीफोन नंबर डायलिंग सिस्टम खत्म हो जाए। ठीक है। वो बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है, लेकिन अभी उसका प्लान चल रहा है कि कैसे करेंगे उसको, कि केवल एक ही ID हो और सभी लोग उस पर बात कर लें। ठीक है। तो ये उसके बाद तीसरा, अब यहाँ से आप चाहो तो अब मान लो ये लोकल स्विच हो गया, ये तो एक तरह का मेन डीटेक्स टाइप का स्विच हो गया। अब लोकल स्विच में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, उसको बोलेंगे कन्वर्ट
कस्टमर एज राउटर, और इस पे हम लोकल स्विच लगाकर यहाँ पर हम टावर लगा दें। जो रिलायंस पहली कंपनी थी जिसको इस लाइन पर 4G जिसने दिया, इसी लाइन पे दिया, और उसने अपना मोबाइल फोन लगाया। उसने क्या किया, बीएसएनएल की लाइनों को परमिशन, बीएसएनएल को गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया कि लगा लो। उन्होंने सिर्फ टावर लगाए और इसी लाइन पे लगाए। और यहाँ पे तो आपका जो मोबाइल फोन था यहाँ से पहले वो इंटरनेट पे बहुत, और सबसे बड़ी बात मेन लाइन में थे तो इंटरनेट मोबाइल पे ऐसा चला, आप तो खुद ही समझ सकते हैं कि ये मेन लाइन है, इंटरनेट वाली लाइन बनाई नहीं बनाई, तो इंटरनेट तो भागना ही था। और वो शुरू शुरू में जितनी तेज इंटरनेट चलता था उसका कुछ आइडिया नहीं था, जितना लोड नहीं था, और बहुत तेजी के साथ वो फैला। क्योंकि उसको कहीं कोई खर्चा नहीं करना था, उसको सिंपली केवल यहाँ टावर लगाए गए और यहाँ पे कस्टमर को सिम दे दिया और उसको जोड़ दिया, जो करना था यहाँ उसको भी। और ये जो टावर लगाया उसको जो टेक्नोलॉजी उसने यूज की थी, LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, जो मैं अभी दिखा रहा था, 3.95G, और यूज करके बांटा। और उसके बाद इसकी सफलता मिली, दूसरे बीएसएनएल को नहीं दिया गया, बीएसएनएल को कोई भी लोकल में टावर लगाने की परमिशन नहीं दी। उसका वही 3G पुराने लाइन पे चलता रहा। और सन 2000, जब तक कोरोना खत्म नहीं हो गया तब तक चलता रहा, आप सोच लीजिए। और चल क्यों रहा है अभी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये लाइन तो बीएसएनएल लाइन के पास ही है बीएसएनएल ना। की। हम्म, जी सर। हम्म। लाइन बीएसएनएल अब की और सर नेटवर्क को दे दिया। बिल्कुल, अब आप समझ गए ना कितना बड़ा वो चीज है। अब बीएसएनएल, हम्म, चूंकि अब बीएसएनएल को बोला गया कि ये जो चीज है ना, मेक इन इंडिया बनाओ, ठीक है। और टारगेट दिया है नेक्स्ट ईयर के 2027 में सफलता। और जो कंपनी यूज किए गए वो भी देसी कंपनी है, सी डॉट, टी सॉफ्टवेयर के लिए TCS। लोगों को कंफ्यूजन हो गया, भाई इसमें क्या है, एक तरह का राउटर यूज हो रहे हैं, राउटर के अंदर सॉफ्टवेयर आना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर बना रही TCS। तो लोगों को ये लगा कि टाटा ने ले लिया बीएसएनएल को। कंफ्यूजन, कितना बड़ा कंफ्यूजन है। और जो हार्डवेयर बना रही है वो सी डॉट बना रही है, ठीक है, ITI बना रही है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो मतलब कुल इंडिया के ही कंपनी उसको डेवलप कर रहे हैं, चाहे हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर में एक कंपनी और आई है TCS के अलावा, नाम भूल रहा हूँ, वो भी बड़ी कंपनी है। विप्रो से भी इन्होंने लिया है लोकल सर्वर डेवलप करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो नेटवर्क है दैट इज द बीएसएनएल नेटवर्क, को हमेशा रहेगा। अब हो सकता है कि बीएसएनएल, अगर ये सफलता नहीं मिलेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बाय डिफॉल्ट लाइन बीएसएनएल के पास होगा, और इसका नाम हो सकता है कुछ और रख दें, अलग मैटर है, ठीक है। तो वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अगर ये दे दिया ना तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी, मतलब आम पब्लिक के लिए बहुत समस्या हो जाएगी, ठीक है। अब आपके कॉलेज में, अब एक तो ये हो गया, टेलीफोन की बात हो गई। अब आपके कॉलेज में भी सभी को इंटरनेट दिया गया होगा, हॉस्टलों में भी बांटा गया होगा, तो आपने कहा वहां पे भी जो लोग नेटवर्क हैंडल करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, कंपनी से बात करके यहाँ पे जो राउटर, अभी राउटर के लिए ये जो राउटर है, या तो कंपनी से ले लो या खुद खरीद लो, ठीक है। ये हम्म। दोनों उसके पास ऑप्शन होते हैं। तो आपके कॉलेज में हो सकता है खुद खरीदा हो या कंपनी से लिया हो। ये आपका जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहां पे नेटवर्क लगा हुआ है सारे जगह, ये सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात कर रहा हूँ, चाहे आप खुर्जा में हो चाहे महोबा में हो, सारे जगह के लिए लगा है, नहीं लगा वो आप लोग। लेकिन परमिशन एज पर माई, जो मेरा रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि यूपी के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में राउटर की लाइनें बिछाई गई हैं, दी गई हैं, ठीक है। उन्होंने इसका यूज किया नहीं किया ये वो जानते होंगे, जो आपके अंडर की बात आपको पता होगा, बट अनऑफिशियली ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और वहां पे हमने एक अलग राउटर इसको लगाया, फिर लोकल में, फिर यहाँ पे एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा स्विच से तीसरा स्विच, ठीक है। आप जितना भी तो बांट सकते हो। और ये जो केबल है, ये हमने केबल यूज किया लाइन केबल, लोकल एरिया नेटवर्क केबल यूज किया, वो भी हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। और ये नेटवर्क है, दिस रियल। और इंटरनेट इज आज की डेट में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन है दैट इज द इंटरनेट, ठीक है। अगर आप, तो सर ये नया नेटवर्क में ज्यादा ताम झाम नहीं है, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं है। राउटर लग गए, उतना बड़ा बड़ा जो एक्सचेंज बड़े बड़े होते थे कि उसमें हमने ट्रांसमिशन रूम भी बनाया, ट्रांसमिशन तो रहेगा, वो तो जा ही नहीं सकता। लेकिन स्विच रूम, MDF, ये सब चीजें हटा के सब मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज करके और मल्टीप्लेक्सर कॉन्सेप्ट यूज करके सिंगल कन्वर्ट करके राउटर के अंदर डाल दिया, एक राउटर से दूसरा राउटर, दूसरा राउटर तीसरा, फिर लोकल में लोकल स्विच, ये भी वही स्विच है जो हमारा पुराने जमाने में टेलीफोनी स्विच होते थे, ठीक है। अब इसमें कई चीजें आएंगी, इसमें एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। अब हम बात करेंगे लैन और वैन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ा सा।
एक काम करते हैं, एक चीज और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसको पहले मैं आगे जाऊं, थोड़ा सा पीपीटी को आगे पीछे कर लेते हैं। छोड़ दीजिए, ये प्रैक्टिकल भी मुझे आपको बताना है, ये भी मैं बता देता, एक काम करते हैं। अ, सबसे पहले लाइन मैन के ही बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सर ये कितना भी चाहिए काम है ये। चलिए ये शुरू करते हैं। आईएसपी सर उस दिन बात कर रहे थे ना, हमारे सामने बैठे हुए थे कि आईपी एड्रेस और वो सब पढ़ाते हैं ना, तो सर मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी चीज बताता हूँ। देखिए, अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा था, मेरा एक कंप्यूटर है और एक कंप्यूटर है। नॉर्मली अगर सिंपल तरीके से बात करें तो मुझे इन दोनों कंप्यूटरों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो इंटरनेट कहलाता है, सीधी सी बात है। ठीक है ना, इंटरनेट कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि नए लाइन पर एक जगह से दूसरे जगह जो कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे सर ने कल बोला था कि लेटर लिखते हैं, उस पर एड्रेस होता है, वो सारे चीजें बनाते हैं ना भेजने के लिए। अब मैं उसी को दूसरे तरीके से बताऊंगा, जो हमारा फील्ड में व्यू है वही चीज है, लेकिन उसको बताने का तरीका मेरा थोड़ा अलग होगा। और आपके अब जो नॉलेज है हो सकता है और इनहेंस हो जाए, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। ठीक है, तो मैं एक काम पूछता हूँ सिंपल कि मुझे अगर इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करना है, राइट? ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है, पहले पुराने टाइम में ब्लैंक पीपीटी ले लेता हूँ, लिख दूंगा तो थोड़ा सा आपको ज्यादा से याद आएगा। ये ब्लैंक पीपीटी बना देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, राइट? ठीक है, तो कम्युनिकेशन कराने के लिए रूल रेगुलेशन की जरूरत होती है। अगेन आई रिपीट कि अगर मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का कम्युनिकेशन करा रहा हूं तो मुझे रूल रेगुलेशन, क्योंकि कभी भी बिना रूल रेगुलेशन का कम्युनिकेशन, आप भी मेरे पास में आए ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसके लिए भी रूल रेगुलेशन है। आपको परमिट किया गया, इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप जाएं वहाँ ट्रेनिंग करें। ठीक है, मेरे पास भी अपना कुल रेगुलेशन बना हुआ है, उस रेगुलेशन के साथ मैं भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, तो रूल रेगुलेशन, और आज की डेट में ये नाम इसका बदल कर हम लोगों ने प्रोटोकॉल रख दिया है। ये प्रोटोकॉल फॉलो होगा तभी आप इंटरनेट कर पाओगे, ताकि दुनिया में हर कंप्यूटर में हर डिवाइस में कम्युनिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो शुरू में जब रूल रेगुलेशन बनाया गया, नो डाउट एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन कराया जाए, तो यूएस ने सबसे पहले रूल रेगुलेशन, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन में आएगा। जब शुरुआती इंटरनेट शुरू किया गया था तो उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा समय आएगा कि आदमी हर मशीन को, हर डिवाइस को, इंटरनेट को कम्युनिकेट कराने लगा। आईओटी के बारे में सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने सिंपली जो रूल रेगुलेशन शुरू किया था, तो पहले हर कंट्री अपने अलग अलग तरीके से नियम बना रही थी। बाद में आईएसओ ने कहा कि भाई स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, बिना स्टैंडर्ड का हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो फिर कुछ कंट्री मिलकर यूएस ने रूल बनाया, रेगुलेशन बनाया, जिसको उन्होंने बाद में दिया कि इंटरनेट का करने का प्रोटोकॉल। और उन्होंने पहले रूल बनाया था उन्होंने टीसीपी रूल, फिर बाद में उन्होंने बनाया आईपी रूल, इसके बाद बनाया उन्होंने आईजीआरएस रूल। इस अलग अलग नाम देते रहे, आप पढ़ेंगे इतिहास में तो बहुत सारे नाम मिलेंगे अलग कंट्री में। जो जो इंटरनेट डेवलप, रसिया अपने अलग शुरू कर दिया, चाइना ने अपना अलग शुरू कर दिया, सब अपने हिसाब से बना रहे थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली सबने मिलकर कहा नहीं भाई, पूरे दुनिया में एक स्टैंडर्ड रूल होना चाहिए। और उन्होंने एक आपस में एग्रीमेंट किया कि जिस नियम से हम इंटरनेट करेंगे उसको बोलेंगे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। एक नियम बना, नाम रखा गया प्रोटोकॉल। ठीक है ना, और उस प्रोटोकॉल में शुरुआत में ये 4 लेयर में थी। ठीक है, बाद में जब स्टैंडर्डाइजेशन का फाइनलाइजेशन किया गया तो उन्होंने कहा ये 5 लेयर में रहेगा। ठीक है ना, 5 लेयर में काम करेगा, ये नियम बनाया गया। ठीक है, अभी नियम बनने के बाद चालू भी हो गया। ठीक है, आज भी देखिए हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बन के लागू हो गया। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आज भी वही है, लेकिन समय समय पर उसमें कोई कमी होती है
तो हम उसको अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलते। ऐसा नहीं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उसको अपग्रेड करेंगे या उसको मॉडिफाइड करेंगे। तो वैसे ही इंटरनेट करने का जो लेटेस्ट रूल है वो टीसीपी आईपी है। इसमें कभी भी चेंज नहीं हुआ। एक मैं ये पूछना चाहता हूँ, विजय सर आप एक बार अनम्यूट हो जाइए और सवाल सभी से है, थोड़ा सा आप भी बताएं। आपने एक फोन खरीदा मार्केट से, और हम्म, फोन मान लीजिए आपने खरीदा नोकिया का, ठीक है। हम्म, हम्म, और नोकिया का फोन खरीदने के बाद आपने उस फोन को, देखो हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारी आदत होती है जैसे फोन खरीदेंगे ना, और इंडिया ही ऐसी कंट्री थी कि जब फोन खरीदा तो हमने स्क्रीन गार्ड लगा दिया, बैक कवर लगा दिया। तो अल्टीमेटली कंपनी भी कही ये तो बड़ा अच्छा काम है भाई। तो उन्होंने आज जब फोन खरीदने जाओगे ना तो उसके साथ पैकेट में स्क्रीन गार्ड और वो सब लगा हुआ पहले ही मिलता है। पहले हम्म, नहीं था, ये इंडिया में शुरू हुआ था। पहले पुराने फोन खरीदोगे ना, तो ये सब लगाने के लिए मुझे अलग से दुकान पे जाना पड़ता था, ठीक है। हम्म, लेकिन आजकल बाई डिफॉल्ट आता, क्योंकि हमारा स्वभाव है सुरक्षा, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना पूछना चाह रहा हूँ कि आपने फोन खरीदा नोकिया का, और हम्म, आपने दुकानदार के बोला कि इसके जो बैक कवर है, इसकी जो स्क्रीन है, इसको सारे तुम बदल के एप्पल का लगा दो, ठीक है। उसने कहा हाँ सर बिल्कुल डिजाइन में है और मैं पूरा एप्पल का लगा देता हूँ। उसने कवर भी एप्पल का लगा दिया, हर जगह वो एप्पल एप्पल दिखाई देने लगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सर आपका फोन एप्पल का हो गया? नहीं सर। फोन नोकिया का रहेगा, नो डाउट, ठीक है ना। हम्म, उसके बाद और उसमें फिर अपने हिसाब से सुरक्षा करने के लिए और भी चीजें लगा सकते हो, पासपोर्ट आजकल हम लगाते हैं ना उसमें अंगूठे वाला पासवर्ड भी लगा सकते हैं, फेस रिकॉग्नाइज पासवर्ड लगा सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, सिक्योरिटी वेपन है। तो उसी तरह से जो टीसीपी आईपी है, इसमें समय के साथ साथ आपको एक ऐसी जो बुक में नहीं है वो मैं बता रहा हूँ, इसमें समय के साथ साथ सिक्योरिटी लेयरें ऐड करती गए, सिक्योरिटी लेयरें ऐड करे, ठीक है ना। और ये आज की डेट में जो सिक्योरिटी लेयर हैं वो ऐड करते हुए इनकी संख्या करीब अप टू 10.5 लेयर हो चुकी है ये। आज का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्रैक्टिकल है फेयर। बट अभी स्टैंडर्डाइजेशन होना इसका बाकी है। जब स्टैंडर्डाइजेशन होगा तो आपके हैंड आउट में भी आ जाएगा और आप बच्चों को पढ़ाओगे। फिर आईएसओ ने कहा भाई, अभी आईएसओ ने जो लास्ट इसको स्टैंडर्डाइज किया था उसको उन्होंने ओएसआई लेयर नाम दिया। उन्होंने कहा कि हम प्रोटोकॉल कभी नहीं बदलेंगे, बिल्कुल वैसे नोकिया फोन। हाँ, फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बैक कवर, फ्लिप कवर, स्क्रीन गार्ड, वो सब हम, या इंटरनल सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर मैनर में जो भी पासवर्ड सिक्योरिटी वो हम उसको अपडेट करेंगे। लेकिन प्रोटोकॉल हमेशा टीसीपी आईपी रहेगा। अगर हम बच्चों से पूछते हैं कि इंटरनेट करने का आज की डेट में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या, इंटरनेट करने के नियम क्या है, या क्या रेगुलेशन है, उसका आंसर टीसीपी आईपी रहेगा। फिर ओएसआई लेयर क्या है? ओएसआई लेयर इज नथिंग, ये एक एक रिफरेंस मॉडल बनाया गया, इसको बोलते हैं रिफरेंस मॉडल। कि एक हम लोग समय के साथ जैसी जरूरत होगी इसमें हम सिक्योरिटी लेयर ऐड करते रहेंगे। और जब शुरुआत में इन्होंने फाइनल किया था तब इन्होंने 7 लेयर का डिफाइन किया था। दिस इज अ सेवन लेयर, ठीक है। और 7 लेयरें थी, और आज इसमें और भी ऐड हो गया, क्योंकि अभी तक नेक्स्ट लेयर का अपग्रेडेशन या मानक कह सकते हो वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं दिया है। तो अभी वो पीछे की तरफ बैकग्राउंड में ही बात करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द, तो प्रोटोकॉल इज द आपका ओसीपी, सॉरी ये टीसीपी आईपी रहेगा। और ये रेफरेंस मॉडल आपका ओएसआई, यानी कि एक मॉडल है, उसी मॉडल में हम ऐड करते रहेंगे आज पर जो भी हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपस में सारी कंट्री मिलकर और इन सबको डिफाइन करता है। जिस संस्था का नाम है आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, एलटीटीसी गाजियाबाद, सेंटर ऑफ एक्सीलेंट ऑफ इन इंडिया, आईटीयू का सीओई है हम लोग, आईटीयू का। तो हमारे यहाँ से पता रहता है कि इसको कब करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो रेगुलर इंटरनेट प्रोटोकॉल, अब हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, बच्चों को आप पढ़ाते भी होंगे कि ओएसआई लेयर क्या होता है। कई बार लोग जो नहीं समझते हैं ना वो समझते हैं कि लेटेस्ट ओएसआई है। अरे वैसा ही रेफरेंस मॉडल प्रोटोकॉल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने आपको नोके, उसमें हम और चीजें ऐड कर रहे हैं। रेफरेंस मॉडल है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि सारे कई देश के टेक्नोलॉजी के लोग
जो स्टैंडर्ड उन्होंने मिलकर डिसाइड किया है कि हम एक साथ बढ़ेंगे ताकि किसी भी देश के कम्युनिकेशन में आपस में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। और उसके बाद हम लोग भी पढ़ते थे तो उसी तरह पढ़ते थे कि इसको याद करने का तरीका है, आपने पढ़ाया भी होगा, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉस पिज्जा वे। ये नाम है फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल लेयर हो गया, फिर डेटा लिंक लेयर हो गया, ये ओएसआई लेयर है। इसी को मैं समझाऊंगा तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि टीसीपी आईपी में कौन इंपॉर्टेंट है। टीसीपी आईपी का मतलब है कि वो लेयर मॉनिडेटरी है। ओएसआई लेयर में जरूरी नहीं कि सारे लेयर मॉनिडेटरी हों, वो भी आपको समझ में आएगा, उसको मैं आप ही लोग बताएंगे कैसे, अभी मैं बताता हूँ। सेशन लेयर, और आपका एक नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर, ये नाम है। अब ये सारे नाम वैसे आप याद करेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन अभी मैं जो सेशन के अगले 5 से 10 मिनट में बताने वाला हूँ, उम्मीद करूंगा कि उस नाम के बाद आपको दिक्कत ना हो। फिजिकल लेयर को हम लोगों ने लेयर नंबर 1 डिफाइंड किया, डेटा को हमने 2 बोला, उसके बाद 3, इस तरह से ये 3 था। उसके बाद हमारा 4 हो गया, दिस इज अ 4 लेयर, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आया 5 प्रेजेंटेशन, एक लेयर कम हो गया ना, प्लीज डू नेटवर्क नॉट थ्रो, नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट के नॉट बाद नॉट आएगी नॉट नेटवर्क प्लीज लेयर। डू नॉट, यस यस यस, नेटवर्क लेयर आ गया यहाँ पे, इसके ऊपर आएगी। प्लीज डू नॉट थ्रो, पीडीएन। यहाँ पे आएगा नेटवर्क, ठीक है ना। यहीं पे है। ठीक है, ये होगा नेटवर्क 3 पे आएगा, ट्रांसपोर्ट आएगा 4 पे, और आपका ये 5 पे आएगा, 5 पे, और ये आपका 6 आएगा, और ये 7 लेयर आएगा। ठीक है, ये आप लोग जानते भी हैं, अभी आप बता भी रहे हैं। ठीक है, ये तो ठीक है। अब ये लेयर रियल में हमारे मशीनों पे कैसे काम कर रही हैं, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और इसके लिए मुझे किसी एक का अनम्यूट होना जरूरी है, तभी हो पाएगा। ये आप लोग नाम भी अच्छे से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अनुज सर के लिए हो सकता है नया हो, बाकी दोनों लोग को तो मुझे पक्का है कि 101% पता होगा। दोबारा से मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही ना, क्योंकि बार बार मुझे वार्निंग दे रहा है कि मेरी आवाज बहुत स्लो जा रही है। क्लियर क्लियर है। ठीक है, तो वैसे ही वार्निंग दे रहा है ये फिर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो ये 7 लेयर है, यहाँ पे बात करता हूँ। अभी सारे लेयरों को मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा, और इसमें आपकी मदद चाहिए। तो इसमें सर कोई एक अनम्यूट हो जाए। अम, मंजू मैम आप अनम्यूट हो जाइए, आपने लेयर का नाम बताया तो आपसे ही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बाकी ओके। ज्यादा। मैम आज की डेट में सभी लोग इंटरनेट नेट बैंकिंग तो करना जानते हैं, यस मोबाइल से सर। करते ही है ना नेट बैंकिंग, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो मैम अगर मैं, आपका ये कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है आपके घर में लगा है, ठीक है, आप अपने लैपटॉप से आप इंटरनेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि जब इंटरनेट करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, कैसे शुरू करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, नेट बैंकिंग आप अपने लैप, ये मान लीजिए आपका जो है आईसीआई बैंक में अकाउंट है, और ये आईसीआई बैंक का सर्वर है, ठीक है ना, दिस इज आईसीआई बैंक, ये मान लेता हूँ मैं। ठीक है, और ये आपका अपना है, आपका अपना ओन पीसी है, आप अपने इस पीसी से बैठकर इस आईसीआई बैंक के अंदर आपको नेट बैंकिंग करना है, जो भी कुछ होगा आईसीआई बैंक के सर्वर के थ्रू होगा। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सबसे पहला अगर आप अपने लैपटॉप से नेट बैंकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, पहला स्टेप क्या होगा, आप कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। इंटरनेट आपका जुड़ा हुआ है, सब कुछ है। अब आपको लैपटॉप बिल्कुल तैयार मिला है, आपको बस अब लैपटॉप में सीधा नेट बैंकिंग करना है, वहां से बताइए। तो पहले गूगल ऑन करेंगे। गूगल ऑन करेंगे, गूगल कहाँ से ऑन करेंगे, उसका नाम क्या है, अच्छा, कंप्यूटर की वो कोई भी वो बोलिए, बिल्कुल सही बोल रही हैं, कोई बोलिए। भी वेब ब्राउजर ले यस लेंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल, वन बाय वन चलिए, मैं यहाँ क्लियर भी करता चाहूँ। मैम ने सबसे पहले बोला कि मुझे एक वेब ब्राउजर खोलना है, राइट। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन है, याद करिए, पहचान करिए। वेब ब्राउजर क्या है, दिस इज एप्लीकेशन, मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, एक मिनट। ठीक है ना, आपने कहा वेब ब्राउजर करेंगे, ठीक है ना, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता हो कि सकता है। आप म्यूजिक बटन या माई कंप्यूटर क्लिक करेंगे। आपके कंप्यूटर में
एक वेब ब्राउजर नाम का एप्लीकेशन होगा, मे बी माइक्रोसॉफ्ट एज, मे बी गूगल मौजिला क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स। मोजिला, कुछ भी हो सकता है, लोकेशन वही होगा। ठीक है, आपने बेज ब्राउजर खोला, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैम, फिर गूगल अगला करेंगे, उसमें गूगल टाइप करेंगे, google.com, तो स्टार्ट हो जाएगा गूगल। गूगल हमें नहीं करना। गूगल तो इसलिए डालते हैं कि हमें साइट का नाम नहीं पता होता। ठीक ठीक है, है ना। नहीं तो। बाय डिफॉल्ट आप वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे अगर आपको हाँ। पता है, अदरवाइज तो आपने एक तरीका बताया कि नहीं पता है तो गूगल में डालो, वो साइट का बैंक का नाम लिखो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, वही है ना। लेकिन जो यस सर। एक्चुअल क्या है, जो टाइपिंग होगी वो वेबसाइट एड्रेस, यूआरएल पे जो ऊपर लोकेशन होता है, एड्रेस, जब आप एड्रेस टाइप करेंगे, वो भी एक एप्लीकेशन, जब जैसे वेबसाइट आप उसमें एंटर बटन दबाएंगे तो हमारा जो कंप्यूटर है वो इससे निकलेगा, और आप चूंकि आपने डाला है तो अपने आप बाय डिफॉल्ट एक मैकेनिज्म होता है और यहाँ पे चला जाएगा, और फिर फॉरम। यहाँ से वो, हाँ या सर्वर में, और यहाँ से जो वेब पेज, वो जो अप्लीकेबल है वो यहाँ से आकर फिर आपके स्क्रीन पे ओपन होगा। तो जो पेज ओपन होगा वो आपका लोकल नहीं होगा, आपने एड्रेस डाला था, रिमोटली जाकर वो एड्रेस आपका वापस आया और ओपन हो गया। तो जो वेब पेज ओपन होगा वो भी आपका क्या, एक तरह का अप्लीकेशन हो गया। तो ये दिस इज एप्लीकेशन, दिस इज द लेयर नंबर 7, बाय द यूजर डायरेक्टली, हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर है, कहीं फिजिकल नहीं। फिर उसके बाद क्या होगा मैम, आपका वेब ब्राउजर उसके खुल बाद गया, फिर नेट, लॉगिन, वेबसाइट का लॉग इन मेन पेज आ बटन। जाएगा। फिर आपने अब वेब ब्राउजर पेज खुले, अगला स्टेप क्या करेंगे, आपने सही बोला था, क्या सर करेंगे उसे, नेक्स्ट। उसके बाद लॉगिन पेज आ जाएगा, लॉगिन पेज। लॉगिन है, लॉगिन पे जाएंगे। ठीक है ना, एक एक करके ना लॉगिन होगा, चाहे आपका जीमेल अकाउंट हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपका नेट बैंकिंग हो, कोई भी हो, मेन पेज तो पब्लिक डोमेन के लिए, सभी के लिए ओपन होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर चीज के लिए जाना होगा तो लॉगिन या साइन अप जैसा बटन होता है, जिसको, वो भी एक तरह का, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, बट दिस इज नोन एज द प्रेजेंटेशन। ये भी एप्लीकेशन है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ताला चाबी होता है, सबके ताला चाबी अलग होंगे, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक, ईच एंड यूजर एवरी नेम एंड वन हैव पासवर्ड। द सेवन। यस, आप डालोगे, आपका अपना जो भी अकाउंट में परमिशन है वो खुलेगा, बाकी जो भी है, दिस इज प्रेजेंटेशन। अब तीसरा सवाल, अगर आप ज्यादा देर तक नेट बैंकिंग ना करें या रिफ्रेश कर दें तो क्या होगा, तो लॉग आउट हो जाएगा। सेशन एक्सपायर हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। क्या है आपके जीमेल में होता है ऐसा, जीमेल में नहीं फेसबुक होता में होता ऐसा। है, हाँ वही मैं बोल, फेसबुक में होता है, नहीं। नहीं होता फेसबुक में। समझ में आ गया ना। दिस इज अ सेशन है, जो आपका जो है नेक्स्ट है, सेशन लेयर किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। ठीक है ना, किसी में टाइम सेशन होता है, रिफ्रेश नहीं कर सकते, एक से ज्यादा साइन नहीं, मतलब सेशन के भी बहुत सारी तरीके हैं। तो ये जो शुरू के 3 है, और देखिए आपका पहले कई वेबसाइटें होते हैं जहाँ पे प्रेजेंटेशन की भी जरूरत नहीं होती, सेशन की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, और कई जगह तीनों की जरूरत होती है, और समय के साथ साथ इन तीनों के बीच में एडिशनल लेयर ऐड की गई हैं, कि अगर कई बार आपने 2 बार पासवर्ड गलत डाल दिया तो भाई तीसरा, पहले एक सेशन और पार करना पड़ेगा, या तो ओटीपी के द्वारा, या फिर कुछ और भी मैकेनिज्म है हमारे पास में, समय के साथ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, वो ऐड करेंगे। वो सारी लेयरें ऐड हुई हैं जो अभी तक पढ़ाने के लिए नहीं बताई गई हैं, वो फिजिकली हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये जो तीनों जो लेयर हैं, एक कंबाइंड रूप से इनको हम लोग यूएसएल कहते हैं, यूजर सपोर्ट लेयर, यूएसएल। और ये प्योरली सॉफ्टवेयर है, और डायरेक्टली आप अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर मैनर में यूजर डायरेक्ट करता है, यूजर के सपोर्ट के लिए, यूजर के सिक्योरिटी के लिए समय के साथ साथ 2 से 3 लेयरें और ऐड हुई हैं इसी के प्रेजेंटेशन में, इन्हीं 3 ठीक है, और ये प्योर सॉफ्टवेयर है और डायरेक्ट यूजर द्वारा किया जाता है। इसके बाद अब यहां से कोई डाटा निकलेगा, अब यहां तक पहुंचेगा, अब नेक्स्ट देखिए, अब यहां से डाटा निकला और नेक्स्ट पहुंचना है। डाटा कहाँ से निकलेगा, डाटा कंप्यूटर के, या तो वाईफाई, ब्लूटूथ, लैन केबल, ये वो लोकेशन है जहां से डाटा निकल कर डाटा इसमें जाएगा, स्विच में जाएगा। तो कंप्यूटर के जिस हिस्से से भी डाटा निकल कर लोकली जिस चीज से भी कनेक्ट होते हुए स्विच में जाए, वो कहलाता है फिजिकल लेयर। अब डाटा का मूवमेंट देखिए। ठीक है, और फिर ये कहा जाएगा, सारे लोकल में डाटा जो इकट्ठा होते हैं वो स्विच इकट्ठा करता है, यानी लोकल स्विच में भी, ये लोकल आपके घर में भी हो सकता है या नियर बाई एक्सचेंज के अंदर भी हो सकता है। तो ये आपस में सभी लोकल में, टावर भी उसका स्विच में, जो अगर मोबाइल टावर से जुड़े हैं उसका एक्सचेंज में होगा। ठीक है, तो ये लोकल डाटा स्विच सभी को इकट्ठा करता है, और उन्हें बोलते हैं डेटा लिंक। डाटा जो ये स्विच है, दिस इज द डेटा लिंक, ये लोकल में जितने भी लोग हैं उन सबके डाटा को इकट्ठा करेगा।
और फिर उसके बाद भेज देगा राउटर में। ठीक है ना, बेस फीस डिफाइन करेगा, किसी का लोकेशन बताएगा ना, कौन कहाँ जाएगा राउटर में। दिस इज द नेटवर्क लेयर। राउटर, राउटर को नेटवर्क भी कहा जाता है। एक राउटर से दूसरा राउटर, तीसरा राउटर होते हुए, घूमते हुए दूसरे साइड में, फिर अगेन जो भी प्रोग्रामिंग में डिफाइन होगा, बहुत इसका मैकेनिज्म है, उसके हिसाब से तोड़ते हुए रिटर्न बैक होगा और फिर वो कंप्यूटर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाने में हेल्प करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं NSL, नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ये पूरी तरह से फिजिकल हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है, लेकिन इसमें मूवमेंट ऑफ द डाटा, आपका डाटा कैसे मूव कर रहा है, ये आपको दिखाई देगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये हो गया यूजर सपोर्ट लेयर, यूजर के द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें। और नेटवर्क सपोर्ट लेयर जो एक, अब बीच में बच गया ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये क्या करता होगा? यस बताइए सर, क्या करता होगा? डेफिनेटली बीच पैकेट का काम है तो बीच वाला करेगा ये। हाँ सर। पैकेट में कन्वर्ट करेगा डेटा को। वो सर कोई चीज कन्वर्ट करता है तो क्यों करता है कन्वर्जन? तो हम सब में जरूरत पड़ेगी, फिजिकल से डाटा में जाएंगे तब भी चैनल होगा, कहीं एनालॉग होगा, कहीं डिजिटल होगा। ठीक है, वो कन्वर्जन तो है। उसके आगे सब वो बड़े बड़े हम हेडर फुटर वो सब हम बनाते हैं, वो ठीक है, बट इसका मेन उद्देश्य क्या है? ट्रांसपोर्ट ले किस तरह से हेल्प करेगा? ये सर पोर्ट एड्रेस पे ले जाएगा डेटा को। ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा, पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस का काम क्या है, पहले आप ये समझो। काम ये है सर, और जैसे मैं चला रहा हूँ फेसबुक, तो ये बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप बोलना, चले आप फेसबुक बोल चला रहा लीजिए हूँ। पहले, फिर बोल। फेसबुक जैसे चला रहा हूँ तो दूसरे सिस्टम में भी फेसबुक चला रहा है, तो पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी करेगा, यानी फ्रॉम फेसबुक एप्लीकेशन टू दैट एप्लीकेशन, मतलब वन ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन में जाएगा वो, उसी एप्लीकेशन में। ये आपने बिल्कुल टेक्निकली बिल्कुल यू आर राइट आंसर सर, बिल्कुल सही है। लेकिन अब इसको मैं इस लेवल में जो अपना रफ मैनर उसमें बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने किसी को फोन किया, मैंने आपको फोन किया, आप मेरा फोन कहाँ अटेंड करोगे? फोन करने का मतलब है आप ईमेल बॉक्स तो नहीं वो तो नहीं खोल के देखोगे ना ईमेल बॉक्स में कि इन्होंने फोन किया तो ईमेल बॉक्स में देखो, नहीं, फोन अटेंड किया कॉन्टेक्ट। तो फोन में अटेंड करोगे। अगर मैंने हम्म। मेल भेजा तो मेल में ही चेक करोगे। ठीक है ना, हम्म। तो आपने बिल्कुल सही, जिस चीज को मैंने भेजा वो उसी चीज में आए। मैंने कहा साउंड भेजा है तो साउंड में आए और उसी जगह है जहां मैंने भेजा। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं, कौन हेल्प करेगा? ठीक है ना, ये डिफाइन करता है। और जैसे ही यहाँ डाटा निकलता है, जैसे यहाँ पे सेशन लेयर से डाटा मूव करता है, तो तुरंत हमारा कंप्यूटर उसके आगे, सर ने बोला पोर्ट नंबर, वो एक तरह का एड्रेस होता है, वो डिफाइन कर देता है कि भैया ये म्यूजिक है। जैसे कि वेबसाइट, आपने मैडम बोला कि वेबसाइट खोलने के लिए हम वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर आईओएसटी ने सबके बना रखे, करीब 2000 से ज्यादा, सॉरी 2000 बोला, 22,000 से ज्यादा पोर्ट नंबर डिफाइन किए हुए, जिसमें हमें करीब 2000 के आसपास में पब्लिक डोमेन में, बाकी हम लोग जो लोग सिस्टम ऑपरेशन करते हैं उनके पास में है। ठीक है, तो ये जैसे वेबसाइट का डोमेन होता है 80, वेबसाइट का 8080, ठीक है ना, FTP का होता है 20, उन्हें पोर्ट डिफाइंड है। आजकल जो है 8080 अब हम यूज नहीं करते, उसकी जगह पे हम लोग यूज करते हैं 443 STP। 80 का मतलब है ये आपको याद होगा STPP, ठीक है ना, ये STPP इन दोनों का। और ये जो है 443 है STPPH। हम जो वेबसाइट खोलते हैं ना, आगे लिखा होता है। तो आप लोग उतना डीप में जाना है, जो कंप्यूटर साइंस है वो जा सकते हैं, क्योंकि उनका मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे तीन चीजें हो गई आपका, कोई भी ये जो अब तक का जो डिफाइंड ISO लेयर है। पहले देखिए ये दोनों ही नहीं थे, प्रेजेंटेशन भी था, नेसेशन भी नहीं था, सब बाद में ऐड हुई हैं। ठीक है, ऐसे और भी लेयर ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो जो मेन लेयर थे पहले, फिजिकल डेटा नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन, ये दोनों बाद में ऐड हुए। तो SI जो लेयर, सॉरी TCP थे, वो बाय डिफॉल्ट थे। बाकी जितने भी लेयर है बीच बीच में ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो अभी ये जो आपका नेटवर्क, ये जो हमारा SI लेयर, वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो हो गया नेटवर्क सपोर्ट लेयर, ये जो ये नीचे वाला पहले जो तीन है, देखिए नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ठीक है, इसको NSL बोलेंगे। और एक हो गया यूजर सपोर्ट लेयर, और एक बोलेंगे आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। तीनों लेयर आपका डिफाइंड हो गया। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी इज नथिंग। अगर आप हम बात करें साइबर सिक्योरिटी के बारे में, हर लेयर पे सिक्योरिटी की जरूरत है।
लोकल में आपको वाईफाई से कनेक्ट होना है तो पासवर्ड सिक्योरिटी वहां भी होगा। ठीक है, नेटवर्क। तो साइबर सिक्योरिटी अपने आप में हर लेयर का एक सिक्योरिटी है, फिजिकल लेयर सिक्योरिटी, डेटा लिंक सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। एप्लीकेशन में बहुत सारे सिक्योरिटी हैं, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी। एक बार में एग्जाम का जैसे कि अगर कहीं हमने किसी कंप्यूटर में लॉगिन कर दिया तो सेम पेपर किसी और कंप्यूटर में लॉगिन ना हो। ठीक है, कुछ ऐसे अलाउ होते हैं, मल्टी सेशन होते हैं। ठीक है, तो वो सब जरूरत के हिसाब से डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो लेयर है साइबर सिक्योरिटी में, हर एक का अपने, और जो कंप्यूटर साइंस के लोग होते हैं वो भी यहाँ मास्टर होते हैं। ज्यादातर अटैक यहीं से होता है क्योंकि काम पब्लिक यहीं से घुसती है। ठीक है, लेकिन सबसे कम जो सबसे सुरक्षित होता है आपका नेटवर्क लेयर होता है। लेकिन नेटवर्क लेयर में पहले ही बताया कि ये नेटवर्क, ये जो जितने भी कम्युनिकेशन है, ये गवर्नमेंट कभी प्राइवेट नहीं करेगी। तो ये नेटवर्क लेयर पे जो सिक्योरिटी है हमेशा वो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, बाई डिफॉल्ट बीएसएनएल करती है। इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर ये किसी तरह से प्राइवेट हैंडओवर हो गया तो भैया आप चाहे कुछ भी कर लो, बीच में सारी चीजें तोड़ना आसान है। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो ना जाए। ठीक है, और दिस इज द बेसिक आइडिया मैंने आपके सामने रखा। बाकी तो आप लोग एक्सपर्ट हैं इसमें, तो कोई ज्यादा वो नहीं करना। लेकिन अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा मूवमेंट कैसे हैं ये रियल स्ट्रक्चर में, फील्ड के मामले में। तो इसमें कोई क्वेश्चन है या मन में कोई डाउट आ रहा है, क्योंकि आप पढ़ा भी रहे होंगे, तो वो मेरे से अब आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको समझ में आया सर, लेयर और रूल रेगुलेशन, प्रोटोकॉल और आईएसओ मॉडल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इसमें तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि लेटेस्ट रेफरेंस मॉडल कौन है या लेटेस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन है। तो अगर ऑप्शन दे दिया जाए, अगर आपसे सवाल अगर मैं आपसे ही पूछूं फॉर अवेयरनेस के लिए कि इनमें से कौन सा लेटेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्रोटोकॉल है, आईएस टीसीपी आईपी और आईएसओ ओएसआई लेयर? तो आंसर क्या होगा सर? पहला ऑप्शन रख दिया मैंने, आईपी, फिर टीसीपी आईपी कंबाइन उससे, फिर ओएसआई लेयर। तो लेटेस्ट मॉडल कौन सा हुआ सर? बस तो सही है। आईपी हुआ सर, आईपी। टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी कंबाइन वाला जो है ना, वो वाला हमने लेटेस्ट जो हम बताए थे। आईपी तो सबसे पहले टीसीपी आया था, फिर आईपी यूज किया। हाँ, टीसीपी आईपी। हाँ, ऑब्लिक आईपी कहते हैं। सर आपकी आवाज कट गई, मुझे सुनाई नहीं दिया, आपने क्या बोला सर? टीसीपी ऑब्लिक आईपी लिखते हैं ना सर, टीसीपी हाँ आईपी। हाँ, या यस यस सर, वो कंबाइंड रूप से होता है। ठीक है ना? तो ये लेटेस्ट मॉडल है। ओएसआई क्या है? रेफरेंस मॉडल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, जितने भी सिस्टम इंटर। ठीक है ना? ठीक है ना? होपफुली कि सर मेरा थोड़ा सा तरीका अलग रहा होगा, और आप जो पढ़ा रहे होंगे जैसे मैम करी थी, वो फिर आपको अब मैच करके आप पढ़ाएंगे तो और कॉन्फिडेंस से पढ़ाएंगे, क्योंकि अब आपने रियल स्ट्रक्चर देख लिया कि जो वास्तव में चल रहा है ये। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सर, और हैव ए नाइस डे। सर कल भी हम क्लास रखेंगे, क्योंकि अभी आपका थैंक क्लास यू। कुछ पेंडिंग पार्ट है। ठीक है ना? तो आधे घंटे का कल भी हम रखते हैं। ठीक है सर? ठीक सर, ओके ओके सर। सर। ओके ओके, गुड सर। नाइट, थैंक यू। गुड नाइट।